नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेके आए हैं जो कि है भारत गौरव स्कीम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। और टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडिया के कैसे फायदा होने वाला है इससे। एंड कैसे इंडियन रेलवेज और ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से अपने बेनिफिट्स को अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, ये वीडियो मैं बहुत ही कंसाइज रखने वाला हूं और 10 मिनट के अंदर ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके दिल खोल के इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इस भारत गौरव स्कीम को 23 नवंबर को लॉन्च किया गया था। तो 23 नवंबर इसको लॉन्च किया गया 2021। और इस स्कीम के अंदर क्या है वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो देखिए, भारत गौरव पॉलिसी क्या है। भारत गौरव पॉलिसी के अनुसार कोई भी ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर, इनफैक्ट कोई भी, ये क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे से लीज पे ले सकते हैं ट्रेन को और स्पेशल टूरिज्म पैकेज या थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करवा सकते हैं। और इसका कम से कम टेन्योर है 2 साल का और मैक्सिमम जो कोच लाइफ है। और ये जो कोच लाइफ है ये 15 से 20, 20 से 25 और 30 से 35 साल की एज गैप के, मतलब इन 3 स्लॉट्स होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। इसके अलावा जो ऑपरेटर होगा वो फ्रीली अपना रूट डिसाइड कर सकता है, कहां कहां हॉल्ट होगा ये भी डिसाइड कर सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टैरिफ क्या रहेगा, क्या किराया रहेगा, ये भी वही डिसाइड करेगा। सो बेसिकली कहानी ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे प्राइवेटली इसको बेसिकली लीज पे ले सकता है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा डेफिनेटली, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है? तो जी नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ये इंडियन रेलवेज क्या कर रही है कि लीज पे दे रही है। लीज पे रेलवेज को प्रोवाइड किया और उसको लीज पे देने के बाद में क्या होगा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा इस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि ट्रेन्स जब लीज पे ली जाएंगी और एक जगह से दूसरे जगह किसी एक सर्किट के थ्रू रन होंगी, तो उससे जितने भी उसमें एम्प्लॉयज है, जहां जहां जा रही है, जहां जहां लोग जाएंगे, बेसिकली पैसा वहां वहां रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो टूरिज्म की खासियत है। एंड टूरिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में लास्ट में आपको मैं एक फिगर भी बताऊंगा, और क्यों इंडिया को अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, ये क्या है, इन पैकेज टूर्स में क्या होता है, बेसिकली पैसेंजर एक जगह पे रुकते हैं, होटल्स में रुकते हैं, साइट सीइंग वगैरह करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। ये एक सिमिलर बिजनेस मॉडल है जैसे कि लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे लोकल बसेस होती हैं और टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस का वो लोग अरेंजमेंट करते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं जो ये चीजें ऑफर करती हैं। तो उसी के पैरेलल में इंडियन रेलवेज भी इस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं भारत गौरव स्कीम्स के तहत। और इसमें 3033 कन्वेंशनल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोचेज हैं, जो जिसको लीज पे ले सकता है कोई भी पर्सन। बहरहाल पैसा होना चाहिए जेब में, मुद्दे की बात यह है। और वो आगे चल के देखेंगे कि कितना कितना पैसा कहां कहां लगने वाला है। और इनफैक्ट अगर ऑपरेटर को ये फीजिबल लगता है तो वो इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्ट रेक्स को परचेज करके और अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन भी करवा सकता है। ठीक है। और ये जो ट्रेन है उसमें 14 से 20 कोच होंगे, जिनमें से 2 गार्ड कोच इंक्लूडेड हैं, एनएसएलआर इंक्लूडेड है। और उसके अलावा एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस, जैसे कि आपका होटल का स्टे, लोकल अरेंजमेंट, ये सारी चीजें ऑपरेटर को करनी होंगी। इंडियन रेलवेज का इससे कोई लेना देना ताल्लुकात नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। और इनको ऑर्डिनरी ये नहीं ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स की तरह आपने यूज में ले लिया। ठीक है। जैसे इंडियन रेलवेज जो काम कर रही है वो आपने नहीं करना। बेसिकली इंडियन रेलवेज का काम क्या है, देखिए, इंडियन रेलवेज एक तो ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जाए। दूसरा है गुड्स कैरियर्स, है ना, मालवाहक। और तीसरा ये टूरिज्म के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना। ये एक तीसरा पिलर हो गया इंडियन रेलवेज का। अब चलिए आगे देखते हैं। और किस टाइप के कोचेज हैं इसमें, एसी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये तीनों टाइप के कोचेज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। उसके साथ नॉन एसी स्लीपर भी हैं।
पेंट्री कार्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। और जो कोचेस हैं वो 2 एज ब्रैकेट्स में, जैसा मैंने बताया था कि 15 साल से 20 साल के बीच में और 20 से 25 साल के बीच का कैरियर का मतलब आपका कोचेस का लाइफ है, ठीक है। और उनके एज के बेसिस पे उनके चार्जेस भी वेरी करने वाले हैं। और जनरली जो कोचेस हैं उनको 35 साल बाद में रिटायर कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लिया, ठीक है, 5 साल के लिए आपने लीज पे लिया। अब 5 साल के लिए अगर आपने लीज पे लिया तो प्रोविजन यहाँ पे ये भी है कि अगर आप चाहे 5 साल बाद इसको एक्सटेंड करना तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, अगर कोच लाइफ बच रही है तो। अगर मान लीजिए 5 साल आपसे पहले किसी ने लिया था, उससे पहले किसी ने 5 साल के लिए लिया था, अब आपने 5 साल के लिए लिया और उसकी कोच लाइफ भी खत्म हो गई, तो फिर अब आप रिन्यू नहीं कर सकते उसी को, फिर आपको नया बेसिकली एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। तो लिंक हॉफमैन बुश कोच या फिर वंदे भारत और विस्टा डोम के कोचेस भी इंक्लूडेड हैं फ्यूचर डिमांड के तहत। इनको भी लीज पे दिया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाई प्रोफाइल कोचेस हैं, हम ये कह सकते हैं। अब इसमें सवाल आता है कि इंडियन रेलवेज इसमें क्या करने का क्या करेगा। तो इंडियन रेलवेज स्टाफ प्रोवाइड करेगा जो कि ट्रेन ड्राइव करेंगे, जो कि लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं। ऑब्वियसली ये प्राइवेट प्लेयर्स के जिम्मेदारी में नहीं दिया जा सकता, बिकॉज सेफ्टी का सवाल है। गार्ड्स हुए, मेंटेनेंस स्टाफ हुए, ऑन बोर्ड जो हैं, उन सबको कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करेगा। बाकी के जो है जैसे हाउसकीपिंग हुआ, केटरिंग हुआ, ये सारी की सारे ऑपरेटर को देखना होगा। उसके अलावा ये भी इंश्योरिटी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेफ है, और उसके अलावा जो होस्टिंग हो रही है वो विद इन द सेफ्टी नॉर्म्स है, सेफ्टी नॉर्म्स के बाहर नहीं, ठीक है। और उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पाथ में अगर राजधानी हैं और प्रीमियम ट्रेन हैं, उनको क्या करना होगा? इनको पहली प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कई जगह इन ट्रेन्स को, जो पैकेज ट्रेन्स है भारत गौरव स्कीम के तहत जो लीज पे दी जाएंगी, उनको कई जगहों पे रोका भी जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन रेलवेज कैसे इसको प्रोसेस करेगा इन एप्लीकेशंस को? तो क्या होगा कि हर एक जोनल रेलवे ऑफिसेज में एक एक स्पेशल यूनिट क्रिएट कर दी जाएगी, और इनका काम होगा एप्लीकेंट्स को रिव्यू करना। ये जो प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, जो ऑपरेटर है वो पहुंच जाएगा कहां पे? उन स्पेशल यूनिट जोनल ऑफिसेस के अंदर, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा और उसको एंड टू एंड रिक्वायरमेंट जो है उसको देखेगा इंडियन रेलवेज, और उसके बाद में लीज आउट प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है, इसे सिंगल विंडो प्रोसीजर रखने की कोशिश की गई है। कहने का मतलब यह है कि आप एक ही जगह गए और एक ही जगह आपका काम हो गया उन स्पेशल यूनिट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी एक अच्छा सवाल है कि साहब जो ऑपरेटर्स हैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ऑपरेटर्स के ऊपर है कि वो जैसी फर्निशिंग चाहे, जैसा इंटीरियर चाहे रख सकते हैं, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, विद इन सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। कैसा इंटीरियर होगा, कैसी बर्थ सीट्स कैसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ आप पार्ट्स को डिसमेंटल भी कर सकते हैं, लेकिन उन पार्ट्स को नहीं जो सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है, उनको नहीं, ठीक है। आप सर्किट का नाम भी दे सकते हैं, किस सर्किट में रन कर रही है, ट्रेन का नाम दे सकते हैं। जैसे विंडो होती है रेलवे में, उस विंडो के नीचे स्पेस होता है, उसको आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी दे सकते हैं। उसके अलावा ब्रांडिंग कर सकते हैं आप अपनी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, रेल, मतलब पूरी छूट है। बस सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑन बोर्ड आप अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते, ये पॉलिसी में है। ऑन बोर्ड अल्कोहल सर्व नहीं होगा। हालांकि नॉनवेज को लेके इतना ज्यादा थोड़ा सा लोग शंका में है, लेकिन सिंस आईआरसीटीसी के थ्रू नॉनवेज भी सर्व होता था शताब्दी में, राजधानी में, तो नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व करने पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बाकी आगे और जो पॉलिसीज आएंगी उनमें पता चली जाएगा, बट अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कितना पैसा लगेगा, अब ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी 1 लाख रुपए है, वन टाइम, एक बार में आपको देना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर इंडियन रेलवेज का वो जो स्पेशल यूनिट है वो जोनल ऑफिस से इसको रिवर्ट बैक करेगा। और उसके बाद में जब रेक अलॉटमेंट हो गया तो
1 करोड़ पर रेक, रेक का मतलब है वो जो डिब्बे आपको अलॉट हुए हैं, 1 करोड़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लीजिए अगर 14 आपने रेक बुक किए तो 14 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होना पड़ेगा। तो ये आपके बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। उसके बाद में राइट्स ऑफ यूज चार्जेस आ जाते हैं। तो बेसिकली अब वो ट्रेन एंड कोच टू कोच डिफर करेगा, ठीक है। और इसको दो तरीके से देने की बात की गई है। फर्स्ट ईयर्स को पहले साल वाला पहले में, दूसरे साल वाला 15 दिन बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन अपफ्रंट करना पड़ेगा पहले साल वाला, और डीले नहीं होना चाहिए। अगर डीले हुआ तो फिर पेनल्टी विल बी कट, एंड ऑल्सो जो आपका लीजिंग पीरियड है वो सीधा सीधा टर्मिनेट हो जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। और वेरिएशन कुछ ऐसा है कि 3.5 से करीब 14 लाख, ये पॉइंट इसके बीच में लग गया है। एसी कोच का 3.5 से 14 लाख के बीच में है। पेंट्री कार का 2 लाख तक का है, 65,000 से लेके 2 लाख तक का है, जो उसका एज है, जो उसका टाइप है उसके बेसिस पे। और नॉन एसी स्लीपर कोच जो है वो 1.8 लाख से 96,000 के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन उसका एज कितना है। तो ये है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा इंडियन रेलवेज नहीं करता क्या? इंडियन रेलवेज भी करता है। भारत दर्शन स्कीम हुआ, ये देखिए रामायण एक्सप्रेस उसी के तहत थी। और बुद्धिस्ट सर्किट को आपका बुद्धिस्ट एनक्लेव जो हुआ, जिसपे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, प्लीज जाइए उसको जाके देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसी तरीके से। तो उसके भी प्रमोशन की बात हुई। तो दैट इज वाई प्रमोशन इन सब चीजों का बहुत हो रहा है। देखिए रामायण एक्सप्रेस से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो दिल्ली अयोध्या, दिल्ली से अयोध्या, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, एंड आगे तो फिर ट्रेन जा नहीं पाएगी श्रीलंका तक, बट यहां तक आप जा सकते हैं बाय ट्रेन। और ये पैकेज देखिए 15,120 रुपया पर पर्सन है, और श्रीलंका में जाके 36,970 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है। और रामायण एक्सप्रेस से आप ट्रेवल कीजिए, जहां जहां भगवान श्री राम गए वहां वहां आप भी जाइए, जीवन एकदम सफल हो जाएगा। तो ये कहानी है भारत गौरव स्कीम की, और इससे ये एक बहुत अच्छा और स्मार्ट मूव है, एंड रेवेन्यूज काफी जनरेट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि इंडिया में टूरिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पैसे की बात करें ना, तो जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल है, WTTC, इसने कहा है कि इंडिया के 6.8% जीडीपी, यानी 194 बिलियन डॉलर, US डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 2019 में ये टूरिज्म ने जनरेट करके दिया। और लगभग 4 करोड़ के आसपास जॉब्स इससे क्रिएट हुई, जो कि 8% एम्प्लॉयमेंट है। और ये 2028 तक 460 से लेके 520 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और देखिए कितना ज्यादा टूरिज्म इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां से पता चल जाता है। तो ये था भारत गौरव स्कीम, भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवेज का। आशा करता हूं आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक स्लॉट में दे दी, और इसके बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप ये भी मत सोचिए कि बहुत ज्यादा रेट्स रहेंगी, लेकिन अब इससे क्या होगा कि रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा आएगा। टूरिज्म से ये होता है कि अंदर अंदर पैसा रोटेट होता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दैट इज वाई हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि एक विदेश यात्रा करने से पहले, भ्रमण हेतु, घूमने के पर्पज से अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, उससे पहले आप भारत में 15 टूरिस्ट जगहों पे जाएं और विजिट करें। इससे स्थानीय लोगों को भी बहुत मदद मिलती है। बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस हैं, इनफैक्ट दुबई, आप सोचिए कि दुबई को सऊदी अरेबिया ने, आई मीन जो यूनाइटेड अरब्स हैं, एमिरेट्स हैं, ये लोग क्यों डेवलप कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि वो अब उन्हें पता है कि जब पेट्रो डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जब पेट्रोल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऑयल एग्जॉस्ट हो जाएगा उनकी कंट्री से, तो टूरिज्म ही है जो कि उनको आगे सस्टेन करने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो टूरिज्म के प्रमोशन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जरूर शेयर करें सबके साथ, जितना हो सके दिल खोल के करें। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।